नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट सम्राट अशोक, जिन्हें उनके अभिलेखों में देवानामपीय कहा जाता है, के बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले वीडियो नंबर 1, 2 अपलोड किए जा चुके हैं जो अशोक से संबंधित हैं। शुरू करते हैं। स्थापत्य कला। यहाँ इस वीडियो में हम स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे, अशोककालीन। तो अशोक के समय की कलाकृतियां जो उस समय थी, उनको 4 भागों में विभक्त किया गया था। कौन कौन सी थी? पहला था स्तंभ, दूसरा है स्तूप, तीसरा वेदिका और चौथा है गुहा विहार। देखिए, स्तंभ क्या होते हैं? स्तंभ जो होते हैं ना, वो पिलर्स होते हैं, मतलब पिलर्स बनाए जाते थे। और स्तूप जो होते थे वो अर्धगोला कटोराकार इस तरीके से बनाए जाते थे। वेदिका दीवारें होती हैं, बाड़े होते हैं। और गुहा विहार गुफाएं। तो यहाँ पर देखिए, हम स्तंभ के बारे में बात करते हैं। स्तंभ की ये जो वास्तुकला की सबसे श्रेष्ठ कृति है स्तंभ। इनके अशोक के जो स्तंभ मिले हैं, ये मौर्य युगीन जो वास्तुकला थी उसके सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। इनकी तुलना जो है वो कहाँ से की गई? ईरान से। ईरान से देखिए, ईरान में भी स्तंभ मिले हैं। तो ईरानी जो स्तंभ हैं और जो अशोककालीन स्तंभ है, उनमें क्या अंतर है, आइए जानते हैं। अशोक के जो स्तंभ है, अशोक के स्तंभ एकास्मक पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं, जबकि ईरानी स्तंभ जो है टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए हैं। देखिए, एकास्मक पत्थर क्या है? अशोक का जो स्तंभ है वो एक पत्थर है, उसी पर काट कर उसको तराशा गया है और डिजाइन बनाई गई है। उस पर एकास्मक है, उसमें कोई अलग से पत्थर नहीं जोड़ा गया। एक पत्थर है, उसी को काट करके उसमें डिजाइनें और लेख उत्कीर्ण बनाए करे गए हैं। लेकिन उसमें कोई अलग से पत्थर जोड़ करके उसको बड़ा किया गया हो या डिजाइन बनाई गई हो, कोई फलक बनाया गया हो, कोई स्मृति चिन्ह या कोई आकृति उस पर स्थापित की गई हो, ऐसा नहीं है। वो वही पत्थर है, एक ही पत्थर है, एकास्मक पत्थर है। एक पत्थर को काट कर तराश कर स्तंभ बनाए गए हैं, अलग से उसमें कोई टुकड़ा नहीं जोड़ा गया है। जबकि ईरानी जो स्तंभ है, ईरानी स्तंभों में क्या है? यही अंतर है। ईरानी स्तंभों में टुकड़े जोड़े गए हैं, पत्थरों को जोड़कर बनाए गए हैं। दूसरा है, अशोक के स्तंभ बिना आधार के भूमि पर टिके हैं, जबकि ईरानी स्तंभ चौकी या आधार पर बने हैं। जैसे ईरानी जो अशोक के कालीन स्तंभ है, अशोक के जो स्तंभ है वो क्या है? बिना आधार के, मतलब कोई उसके नीचे कोई चबूतरा बहुत तगड़ा या तो कोई आधार पहले से कोई पत्थर शिला रखी गई हो उसके ऊपर बनाए गए हों, ऐसा नहीं है। जबकि ईरानी में ऐसा ही है, चौकी बनाई जाती थी, उसके ऊपर स्तंभ बनाए जाते थे। अगला है, अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से खड़े हैं, माने उनको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, बीच में कोई किसी सपोर्ट पे नहीं है। जो स्तंभ खड़े हैं वो स्वतंत्र रूप से खड़े हैं, वो स्वयं अपने आप पर टिके हुए हैं। ईरानी स्तंभ क्या है? ये सपोर्ट ले रहे हैं, भावनों में लगे हैं, माने इनको दीवालों से टच किया गया है, दीवालों से जुड़े हुए हैं। तो इनमें अंतर ये है कि ये अशोक के जो स्तंभ है वो स्वतंत्र रूप से खड़े हैं, और ईरानी स्तंभ जो है वो भवनों में लगे हैं, माने दीवारों से या किसी सपोर्ट से जुड़े हुए हैं। अशोक के स्तंभों में क्या है? पशुओं की आकृति बनी है। जो अशोक के स्तंभ है, आगे दिखाएंगे आपको, अशोक के स्तंभ है उनमें आकृतियां जो बनी हैं वो पशुओं की आकृतियां बनी हैं। जबकि ईरानी स्तंभ है उनमें किनकी आकृतियां? मानव आकृतियां बनी हैं। तो ये अंतर है अशोक के और ईरानी स्तंभों में। अशोक के स्तंभ जो है सपाट, नीचे से ऊपर की ओर पतले होते चले गए हैं। ईरानी स्तंभ क्या है? गड़ारीदार हैं, बराबर चौड़ाई के हैं। जो स्तंभ होते हैं ना, नीचे से मोटे होते होकर और ऊपर थोड़ा पतले होते चले जाते हैं, ऐसे करके स्तंभ हैं अशोक के। लेकिन ये ईरानी जो है वो सीधे खड़े हैं, गड़ारीदार बने हुए, ऐसे करके इस सीधे खड़े हैं, उनकी मोटाई ऊपर नीचे बराबर है। ये अंतर है इनमें, अशोक के और ईरानी स्तंभों में। तो ये अशोक के स्तंभ क्या है? सपाट है, नीचे से ऊपर की ओर पतले होते चले गए हैं। अशोक के सभी स्तंभ चमकदार, लंबे, सुडौल तथा एक ही पत्थर से बने हैं। देखिए, स्तंभ के भाग कौन कौन से होते हैं? स्तंभ के भाग तो एष्टी है। देखिए, स्तंभ के भाग हैं एष्टी, पहला है एष्टी, और दूसरा है इसमें एष्टी के ऊपर कमल की आकृति। ये एष्टी होती है, एष्टी के ऊपर कमल की उल्टे, जो उल्टा लटका होता है, उल्टा कमल होता है, उल्टे कमल की आकृति। और फलक होते हैं, फलक। उसके बाद है पशु आकृति, उसके ऊपर कोई आकृति, पशु की आकृति बनाई जाती है। कोई फलक बनाया जाता है तो फलक के ऊपर जो है वो
पशु आकृति बनाई जाती है। तो ये स्तंभ के भाग हैं। स्तंभ के कौन से? पहला एष्टि होती है, जैसे ये पिलर है, यहाँ पर ऐसे पिलर बनाया गया, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये एष्टि होगी, और एष्टि में एक कमल जैसा ऐसे करके बना होगा, उल्टा लटका हुआ, ये कमल की आकृति के, ये एष्टि के ऊपर हो गया। और इसी पे ये जो फलक बनेगा यहाँ पर ऐसे करके ये फलक बन गया, और फलक के ऊपर में कोई हम ऐसे शेर बैठाल देते हैं, कोई पशु आकृति बना देते हैं। तो ये हमारा स्तंभ का शीर्ष के भाग होते, जो एष्टि है, क्या है, स्तंभ के जो भाग है वो क्या है, एष्टि। ये एष्टि पूरा यहाँ से आया है, ये एष्टि, ये एष्टि जाएगा यहाँ तक, ठीक। इसके ऊपर एक कमल जैसा लटका हुआ एक कमल, उल्टा कमल की आकृति बनाएंगे, और उसके ऊपर एक फलक बनाएंगे, ये फलक, और फलक के ऊपर में ये कोई बनेगा हमारा कोई आकृति बनाएंगे, पशु आकृति वगैरह बनाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा ये स्तंभ के भाग हैं। ये क्या है, स्तंभ के भाग हैं। अशोक के स्तंभों की तुलना जो है वो पर्सिपोलिस, हमारे हकवानी सम्राटों की जो राजधानी है उससे की जाती है। अशोक के स्तंभों से में मंडित आकृतियां देखिए क्या हैं। अशोक के जो स्तंभ मिले हैं, कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, उनमें कौन कौन सी आकृति बनी हुई हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं कौन कौन सी आकृतियां बनी हुई हैं। ये जो आप देख रहे हैं संकिसा है, ये संकिसा खेड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिला में पड़ता है। संकिसा में जो स्तंभ मिला है उसमें जो पशुओं की आकृति है वो कौन सी है, गज की है, गज शीर्ष बना है, जो ऊपर जो शीर्ष है वो गज का है। इसमें क्या है, संकिसा जो है, संकिसा में जो स्तंभ है उसके शीर्ष पर किस पशु की आकृति है, हाथी की है, ये गज की है, यानी गज शीर्ष बना है, ठीक है। तो गज शीर्ष यहाँ पर संकिसा में कौन सा है, गज शीर्ष है। तो गज की हाथी की मतलब आकृति बनी है, गज की आकृति बनी है। अगला है रमपुरवा। तो रमपुरवा में दो स्तंभ हैं, एक तो ब्रश शीर्ष है इसमें रमपुरवा में, दूसरा सिंह शीर्ष है। देखिए ब्रश शीर्ष, तो ब्रश शीर्ष जो बने बैल, तो बैल की आकृति कहाँ मिली है, रमपुरवा में। तो रमपुरवा जो है, रमपुरवा में दो हैं, चूंकि इसमें सिंह भी है और ब्रश भी है। तो ब्रिश जो है, ब्रिश माने बैल होता है, ब्रिश, तो ब्रिश जो है, ब्रिश शीर्ष कहाँ है, रमपुरवा में है। इसको देखिए कैसे याद कराते हैं, अभी बताएंगे आपको। ये रमपुरवा में दो हैं, तो सिंह शीर्ष भी है और ब्रिश शीर्ष भी है। अगला है बसाड़। बसाड़ में क्या है, सिंह शीर्ष है, ये सिंह शीर्ष है, इसे बसाड़ में है, और रमपुरवा में भी ये बसाड़ सिंह शीर्ष है। अगला है लौरिया नंदगढ़, इसमें भी क्या है, सिंह शीर्ष है। लौरिया नंदगढ़, इसमें भी क्या है, सिंह शीर्ष है। अगला है सांची में है चतुर सिंह शीर्ष है। इसमें क्या है, चार सिंह जो हैं वो पीठ से पीठ सटाए हुए बैठे हैं, चारों दिशाओं में देख रहे हैं, जो अशोक की शक्ति का प्रतीक है चारों दिशाओं में ये। और बहुत ही साहसी इनकी आकृति है, दहाड़ते हुए, और ये पीठ से पीठ मिलाकर बैठे हुए हैं, और इनके खूब घुंघराले बच्च पर जो बाल हुए हैं बहुत घुंघराले दिखाए गए हैं। बहुत ही बोल्ड सीन है ये उनका। तो इसमें देखिए आप इनको देख सकते हैं, चतुर सिंह, चार सिंह हैं। कितने सिंह हैं, इसमें चार सिंह हैं। सांची में चार सिंह हैं, और सारनाथ में भी यही आकृति है, सारनाथ में भी चार सिंह हैं। ये सारनाथ जो है इसकी सर्वोत्कृष्ट वहाँ की ये रचना है सारनाथ की। अब देखिए सारनाथ जो है, सारनाथ से ही क्या था हमारा, सारनाथ से ही अशोक जो स्तंभ, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उस पर वहीं से हमको ये राष्ट्रीय चिन्ह हमारा लिया गया है। कहाँ से लिया गया, सारनाथ से। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ पर जो चतुर सिंह की आकृति बनी हुई है, उसी चतुर सिंह की आकृति हमारी क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है, वहीं से लिया गया है। तो इसमें ये सर्वोत्कृष्ट रचना है वहाँ की। देखिए इसमें क्या है, उसी में ये जो सारनाथ है इसी में वहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसमें जो मुंडकोपनिषद का सत्यमेव जयते ये वहीं से लिया गया है। और सत्यमेव जयते ये हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, ये सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से। तो देखिए इनमें कैसे हमको याद करना है, आपको कैसे बताते हैं। संकिसा को आप याद कर लीजिए, केवल संकिसा और रमपुरवा, ये दो जो है
संकिसा जो है वो गज शीर्ष से संबंधित है। संकिसा और रामपुरवा ये दो आप याद करेंगे तो बाकी पर सब पर सिंह की सी आकृति है। दो हैं केवल जो अलग हैं, इन दो को आप याद करेंगे। संकिसा जो है वो उसमें कौन सी आकृति है, गज शीर्ष है, माने हाथी की आकृति है, गज की आकृति बनी हुई है। और रामपुरवा में कौन है, वृष है, वृष माने बैल की आकृति बनी हुई है। बाकी रामपुरवा का और भी है तो उसमें सिंह शीर्ष है, बसाड़ में भी सिंह है, अकेला सिंह है, लौरिया नंदगढ़ में भी अकेला सिंह है। सांची और सारनाथ इन दो में आप और इनको अलग से याद करना है कि सांची और सारनाथ में जो है चतुर सिंह है। सारनाथ में, सारनाथ को आसानी से याद किया जा सकता है क्योंकि सारनाथ से ही हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो लिया गया है। तो उसमें आप 4 सिंह को देखते हैं, तो सारनाथ में 4 सिंह बैठे हुए हैं, पीठ से पीठ सटाए हुए, ऐसी आकृति बनी हुई है उसके स्तंभों में। और सांची, सांची को भी याद करना पड़ेगा, एक सांची जो है, सांची में 4 सिंह हैं। और इन तो इस प्रकार हम इनको याद कर सकते हैं। संकिसा में गज शीर्ष है, रामपुरवा में वृष शीर्ष है, बाकी सब जगह सिंह शीर्ष है, सिंह ही है, लेकिन सांची और सारनाथ में जो है वो चतुर सिंह है। तो एक और था लौरिया अराराज, तो वो नष्ट हो गया है, उस पर भी सिंह शीर्ष की आकृति थी। सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से बने हैं, जो मथुरा और चुनार के बलुआ पत्थर थे वहाँ से इनको बनाया गया, उसी पत्थर से इनको बनाया गया है। तो किससे बने हुए हैं सारे स्तंभ, चुनार के बलुआ पत्थर से, चुनार के बलुआ पत्थर से ये स्तंभ बनाए गए हैं। देखिए ये है रामपुरवा का वृष शीर्ष, ये रामपुरवा का वृष शीर्ष है जो बैल की आकृति है। जहाँ पर रामपुरवा का जो सिंह शीर्ष है वो इस आकार का ही है, बसाड़ में जिस प्रकार है ये वाला। और सांची के ये चतुर सिंह का शीर्ष है, ये सांची का चतुर सिंह शीर्ष है। और इसमें जो सारनाथ का है, देखिए ये सारनाथ का है, ये चतुर सिंह सारनाथ का है। और उसके बाद में हमारे पास ये संकिसा का बचता है, संकिसा का, तो संकिसा का क्या है, संकिसा का गज शीर्ष है, ये संकिसा का गज शीर्ष है, हाथी वाला। सिंहों के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित है, जिसमें कुल 32 तीलियां थीं। सिंहों के नीचे फलक पर 4 दिशाओं में 4 चक्र बने हुए हैं, जो धर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक हैं। देखिए इनमें जो बने हैं सारनाथ वगैरह में, सांची वगैरह में, ये इनमें जो सारनाथ है, सारनाथ में जो स्तंभ हमको प्राप्त होता है उसके, उनमें जो सिंह बने हैं उसके मस्तक पर एक महाधर्म चक्र स्थापित है। क्या स्थापित है, महाधर्म चक्र। तो महाधर्म चक्र जो स्थापित है उसमें कुल कितनी तीलियां हैं, 32 तीलियां हैं। देखिए 32 तीलियां हैं उसमें। और नीचे जो फलक बने हुए हैं तो फलकों में चारों दिशाओं में 4 चक्र बने हुए हैं और उन पर धर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक हैं, जो 4 दिशाओं में चक्र बने हैं जो धर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक है। और उन पर पशु बने हुए हैं जो कैसे हैं, उनकी चलती हुई मुद्रा में है, मतलब जो उनकी मुद्राएं हैं, पशु आकृतियां बनी हैं, वो किस मुद्रा में है, चलती हुई मुद्रा में है। तो उनमें कौन कौन सी पशु हैं, देखिए जान लेते हैं। ये 4 पशु हैं। पहला है गज, कौन सा है, गज है माने हाथी है। दूसरा है बैल, तीसरा सिंह है माने शेर है, चौथा क्या है, अश्व माने घोड़ा है, अश्व है तो घोड़ा है। तो देखिए इनको कैसे याद करना है, गज जो है, गज बना हुआ है, बैल बना है, सिंह बना है और अश्व बना है। देखिए ये जो बुद्ध का गर्भस्थ होने का प्रतीक है गज। गज क्या है, बुद्ध के गर्भस्थ होने, बुद्ध की जो माता थी रानी माया, उनको सपने में दिखा था कि कोई स्वर्ग से सफ़ेद हाथी आया है और हमारे गर्भ में वो समाहित हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो उन्होंने ऐसा देखा था स्वप्न में, तो उससे उनको माना जाता है कि गर्भ में आ गए थे, बुद्ध जो थे वो गर्भस्थ हो गए थे, माने गर्भ में आ गए थे। तो वो उनका क्या प्रतीक मान लिया गया, गज, जो उन्होंने स्वप्न में देखा था कि सफ़ेद हाथी जो है वो स्वर्ग से उतर करके हमारे गर्भ में प्रवेश कर गया है। तो उस गज को हम बुद्ध के गर्भस्थ होने से जोड़ लेते हैं, उनका प्रतीक मान लेते हैं। गज को क्या माना गया है, बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक, माने बुद्ध गर्भ में आ गए थे। तो कौन इसका प्रतीक है, गज है। तो गज से गा
वर्ड है इसमें गा से गर्भस्थ जोड़ सकते हैं, गा से गर्भस्थ। ये इसको याद करना है इस तरीके से। गा से गज है तो गज माने गज से हमारा संबंध क्या होगा, गर्भस्थ। तो गा इसमें अक्षर बना है तो गा अक्षर से इसमें गर्भस्थ में भी गा अक्षर है, तो इसको हम संबंध जोड़ सकते हैं कि गा से गर्भस्थ माने गज है, गज गज से हमारा बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक ये है। अगला है देखिए बैल। बैल क्या था, अब जब बुद्ध गर्भस्थ हुए उसके बाद बुद्ध का जन्म हुआ, तो बुद्ध का जन्म हुआ तो राशि वगैरह देखी जाती है, राशि का नाम रखा जाता है। तो राशि देखी जाती है, राशि किस राशि की, तो वृषभ, जो वृषभ राशि थी, क्योंकि जो बुद्ध थे उनकी राशि कैसी थी, वृषभ राशि थी। तो वृषभ राशि, वृषभ माने क्या होता है, वृषभ माने बैल। तो वृषभ का संबंध माने राशि थी उनकी, तो जन्म हुआ उनका, तो जन्म हुआ तब राशि देखी गई। तो राशि जब देखी गई, जन्म के बाद ही राशि देखी जाएगी। तो हम राशि क्या थी, वृषभ थी, जन्म हुआ तो जन्म से उनको जोड़ सकते हैं बैल। बुद्ध के जन्म से प्रतीक कौन सा था, बैल था। तो बैल का हम संबंध जोड़ते हैं बुद्ध के जन्म से। तो यानी कि बैल क्या प्रतीक हुआ, बुद्ध के जन्म का प्रतीक बैल हुआ, और बुद्ध की जो राशि थी वो भी क्या थी, वृषभ थी। अब देखिए, अब जन्म हुआ है बुद्ध का, उसके बाद बुद्ध का नाम होगा, राशि तो हो गई, अब उनका नाम रखा जाएगा। तो नाम में लोग देखिए अक्सर लगाते हैं सिंह, लगाते हैं अपने नामों में, क्या लगाते हैं, सिंह लगाते हैं। जैसे भगत सिंह, तो सिंह नामों में लगता है, तो सिंह स्वयं को कहते हैं, माने बुद्ध जो है वो अपने आप को सिंह माने शेर बताते हैं। तो ये प्रतीक शेर जो है, सिंह किसका प्रतीक है, बुद्ध का प्रतीक है, क्योंकि सिंह अपने नाम में ही लोग लगाते हैं, तो इसलिए वो सिंह क्या हो जाएगा, स्वयं बुद्ध का प्रतीक हो जाएगा। बुद्ध का प्रतीक क्या है, सिंह है। अगला है अश्व। अश्व माने घोड़ा। तो घोड़ा जो है देखिए अश्व गृह त्याग का प्रतीक है। ये कैसे त्याग का प्रतीक है, अब जब घर से निकलता है कोई व्यक्ति, उस समय घोड़े हुआ करते थे, तो घोड़ों से चला जाता था, घोड़े पर बैठा और चला गया, यात्रा पे निकल गया, घर त्याग कर दिया, या अपने जहाँ जाना होता, जाने से गमन करने से माने यात्रा करने से जोड़ लीजिए। गृह त्याग करेंगे तो घोड़े पे बैठ गया और भाग गया घोड़ा लेकर के। तो इसका याद करने का बहुत आसान तरीका है, इसको याद किया जा सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अश्व माने घोड़े पर बैठे और चले गए, तो ये गृह त्याग का प्रतीक हो गया। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। गज जो है वो बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है, और बैल जो है वो उनके जन्म का प्रतीक है, सिंह जो है वो बुद्ध का प्रतीक है, अश्व गृह त्याग का प्रतीक है। देखिए, ये जो सिंहों के मस्तक पर 32 तीलियां हैं, जो ये चित्र में देख लीजिए, यहाँ पर जो दिखाया गया है, आप जो सारनाथ में स्थित है ये चित्र, वहाँ का स्तंभ है। इसमें जो है 32 तीलियां हैं। तो ये जो सिंहों के मस्तक पर बना हुआ है महाधर्म चक्र, ये जो महाधर्म चक्र है, महाधर्म चक्र, तो इसमें कितनी है, 32 तीलियां हैं। 32 कितनी तीलियां हैं, 32 तीलियां हैं। ये फलकों के बारे में बात करते हैं, फलक। तो जो स्तंभों में फलक बने हुए हैं, जो तो इनमें किन किन पशुओं की आकृतियां बनी हैं, जो अभी मैंने समझाया आपको, वो क्या है। देखिए, ये आगे का शीर्ष है, इसमें ये एक फलक है जो इसमें शीर्ष है, इसके पीछे का भाग ये है। तो इसमें कौन आकृति है, देखिए यहाँ पर पहली आकृति ये गज है, ये हाथी है, ये चलती हुई अवस्था में है, और दूसरी आकृति घोड़ा दिया हुआ है इधर, ये घोड़ा दौड़ता हुआ चलता हुआ है, और इधर शेर है, देखिए शेर, और ये बैल है। तो ये आकृतियां बनी हुई हैं फलकों में, चारों दिशाओं में ये चलते हुए नजर आ रहे हैं, और चारों दिशाओं में ये चक्र भी हैं। तो ये चारों दिशाओं में 4 चक्र हैं और 4 पशु बने हुए हैं। कितने हैं, 4 पशु हैं और 4 ही चक्र हैं। तो कौन कौन से पशु हो गए, एक तो आपका हो गया हाथी, घोड़ा, ये हाथी है यहाँ पर, ये घोड़ा है, और ये शेर है, और इसका एक बैल है, चौथा पशु। तो इनको आसानी से आप देख लें और याद भी किया जा सकता है। स्तूप, अब बात करते हैं देखिए स्तूप के बारे में। तो स्तूप
स्तूप जो थे क्या होते थे? स्तूप निर्माण प्रथा बुद्ध के समय से पहले की है। स्तूप संस्कृत के स्तूप धातु से बना है, जिसका अर्थ है एकत्र, ढेर ढेर करना, एकत्र करना। कोई जैसे थुआ भी इसको बोलते हैं, थूहा, कोई ढेर होता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, एक ऊंचा स्थान बनाया जाता है कुछ किसी चीज से, तो वो स्तूप कहलाता है। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। जो स्तूप होता है उसको ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। देखिए स्तूप का कैसे इसका वर्णन मिलता है, इसमें जो यज्ञ वेदी होती है, यज्ञ बनाया जाता था, तो स्तूप बनाया जाता था उसमें। तो उस यज्ञ वेदी जो कई ऐसे ऐसे करके बनती है, तो उसमें जो अग्नि की ज्वालाएं जहाँ पर उठती थी, लपटें, वहाँ ये स्तूप कहलाता था। तो इसलिए इसका संबंध जो है वो ऋग्वेद से भी जोड़ा गया है कि स्तूप का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में, उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। रामायण से पता चलता है कि महापुरुषों तथा सम्राटों की स्मृति में चैत्य, माने वो जो चिता से संबंधित होता है, स्तूप निर्मित किए जाते थे। एक समाधि हुआ करती थी, मतलब ये जो महापुरुष या सम्राट होते थे उनकी स्मृति में और जो बनाया जाता था, स्तूप बनाया जाता था, माने एक समाधि प्रकार की बनाई जाती थी, तो वो स्तूप हुआ करते थे। माने ये हमको पता चलता है रामायण के काल से कि स्तूप बनाए जाते थे। वो किस लिए बनाए जाते थे? महापुरुषों की स्मृति में, उनको याद किया जाए कि हाँ समाज में कोई, ये संसार में कोई ऐसा व्यक्ति या महान महान व्यक्ति हुआ है, तो उनको याद करने के लिए ये बनाए जाते थे। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया। कितनी भागों में बांटा गया था? 8 भागों में उनकी अस्थियां बांटी गई थी और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया था। उनकी अस्थियों पर 8 अलग अलग जगहों पर समाधियों का निर्माण किया गया था। बौद्धों ने स्तूप को अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अपना शिष्यों की अथवा शिष्यों की धातु रखी जाती थी। स्तूपों में क्या रखा जाता था? बुद्ध की जो अस्थियां वगैरह थीं और उनके बाद में उनके शिष्यों की धातुएं, जो अस्थियां वगैरह होती, उनके अंग आदि थे, उनको रखा जाता था। स्तूप बौद्धों की श्रद्धा उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए, जिसमें अस्थियों के साथ शरीर के अंग तथा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन आदि होती थी। स्तूप में क्या रखा जाता था? देखिए अस्थियां रखी जाती थी और उनके अंग जो होते थे, सिख, नख, दंत, ये सब उसमें रखे जाते हैं। सिख, नख, दंत वगैरह ये उनमें रखे जाते थे और उनके ही जो उपयोग में लाई गई वस्तुएं थी उनके स्वयं की, जो क्या हुआ करते थे, भिक्षा पात्र जैसे होता था, चरण पादुका होती थी या आसन होते थे जिसपे वो बैठा करते थे, तो वो सब भी उसमें रखे जाते थे। धातु पात्र में जो स्तूप बनाया जाता था उसमें धातु पात्र होता था एक, उसमें ये सब रखा जाता था। पेपरहवा स्तूप जो है ये बुद्ध के शरीर की धातु पर कराए गए जो 8 स्तूप थे, जो समाधियां बनाई गई थी, उनके 8 भागों में जो बांटा गया था अस्थियों को, उन पर जो स्तूप बनाए गए थे उसमें से केवल कौन सा हमको स्तूप प्राप्त होता है? पेपरहवा का। ये देखिए पेपरहवा स्तूप प्राप्त है, इस समय उपलब्ध है, बाकी के अवशेष नहीं है। इसी के अवशेष उपलब्ध हैं पेपरहवा के। बाकी 7 जो जो अन्य जगहों पर बनाए हैं वो उपलब्ध नहीं है। यही केवल एक बचा है पेपरहवा वाला। ये कहाँ है? ये है सिद्धार्थ नगर, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिद्धार्थ नगर है पेपरहवा, यहाँ पर ये बुद्ध का स्तूप है। इसको पेपरहवा के नाम से जानते हैं, जहाँ पर बुद्ध के शरीर की धातु पर कराए गए 8 स्तूपों में से केवल एक स्तूप है ये, जिसका नाम क्या है? पेपरहवा स्तूप। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बुद्ध की अस्थियों पर निर्मित स्तूप कौन सा है, तो पेपरहवा है। स्तूप के बारे में देखिए कैसा आकार होता है इसका। स्तूप जो कैसे होते हैं? स्तूप का आकार जो है वो अर्धगोलाकार, माने उल्टा लटका कटोरा जैसा होता है। उल्टा कटोरा जो होता है, जैसे ये कटोरा नहीं होते हैं वैसे, कटोरे की तली जैसे थोड़ी चपटी होती है, जो सीधे रखे होते हैं उसके आधार बनता है, उसके लिए उल्टा अगर हम कर देते हैं तो वो एक अर्धगोलाकार हो जाता है। तो वही आकार स्तूप का हुआ करता है। स्तूप की चोटी जो होती है, चपटी होती है, जब जैसे कटोरा है ना, नीचे चपटा होता है जिसका आधार बनता है, जब रखा जाता है, जब उसको उल्टा कर देंगे तो चपटा वाला भाग ऊपर आ जाएगा। तो जिस प्रकार धातु पात्र रखा जाता है, जिस पर देखिए जो चपटी होती है ना स्तूप की, जो चोटी जो चपटी होती है उसका धातु पात्र रखा जाता था। धातु पात्र क्या था? उसी में इनके अस्थि वगैरह हुआ करती थी, उनके जो उपयोग की वस्तुएं हुआ करती थी वो रखा जाता था।
इसी को कहते थे हर्मिका। इसी को क्या कहते थे? हर्मिका कहते थे। तो स्तूप के चारों ओर एक बाड़ बनाई जाती है, दीवार माने घेरा बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? वेदिका कहते हैं। अब वेदिका तथा स्तूप के बीच में परिक्रमा करने के लिए खाली स्थान होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। देखिए किस प्रकार है, ये समझाते हैं आपको। ये है, देखिए ये स्तूप है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो दिखाए गए हैं ना, इसमें भाग इसके ये है अर्धगोला कटोराकार, ये वाला भाग, ये अर्धगोलाकार जो कटोरा है इसे उल्टा रखा हुआ, यहाँ पर ये भाग चपटा होता है, ये भाग चपटा होता है। और यहीं पर क्या है, इसे एक धातु पात्र रखा जाता है जिसमें उनके अस्थि और मतलब उपयोग की वस्तुएं आदि रखी जाती हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? हर्मिका बोलते हैं। हर्मिका, इसी को हर्मिका बोलते हैं। ये जो अर्ध कटोरा होता है गोलाकार, अर्ध गोलाकार कटोरा, इसको अंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अंड बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये जो एष्टि थोड़ी बनी होती है, ये एष्टि, ये जो छत्र जैसा दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर ये एष्टि बनी होती है और एष्टि के ऊपर जो है छत्र बने होते हैं, छाता जैसे बने होते हैं, ये छत्र बने होते हैं। ये हर्मिका होती है जहाँ पर धातु पात्र रखा जाता है, जिसमें उनके अस्थि वगैरह या उपयोग की वस्तुएं रखी जाती हैं, वो हर्मिका कहलाता है वो स्थान। और देखिए इसमें क्या है, मेधी। मेधी क्या होती है? मेधी एक चबूतरा होता है, ये चबूतरा जिस पर बनाया जाता है, मेधी होती है वो चबूतरा होता है जिस पर ये अर्ध कटोराकार जो आकार होता है, ये अर्ध कटोरा जो अर्धगोलाकार कटोरा होता है, ये रखा होता है, जैसे प्रतीत होता है ये रखा है इस पे, तो किस पे रखा है? एक चबूतरा होता है, उस चबूतरे को मेधी कहते हैं। मेधी क्या कहते हैं? मेधी कहते हैं। वेदिका क्या होती है? देखिए वेदिका, वेदिका ये दीवार होती है, ये थोड़ा हट करके बनाई जाती है, थोड़ी जगह छोड़ करके बनाई जाती है, कटोरे से थोड़ी जगह छोड़ करके ये बनाई जाती है ताकि थोड़ा खाली स्थान भी रहे। किसके बीच में? स्तूप के बीच। स्तूप और जो वेदिका होती है उसके बीच में थोड़ी खाली जगह छोड़ी जाती है। तो ये वेदिका क्या है? बाढ़ है, एक दीवार है जो चारों तरफ बनाई जाती है। और उसके बाद में जो जगह खाली बचती है ये प्रदक्षिणा के लिए होती है, माने चलने के लिए होती है, परिक्रमा करने के लिए होती है। इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। कौन कौन सी जगहें हैं? ये प्रदक्षिणा पथ कहलाती हैं, ये जो जगहें हैं ये। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या है? प्रदक्षिणा पथ हैं। तो अब छत्र हो गया, एष्टि हो गई, हर्मिका भी हो गई। तोरण, तोरण क्या है? तोरण द्वार कहलाते हैं। ये जो द्वार बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं, ये द्वार हैं, इनको तोरण कहा जाता है। ये द्वार हैं, ये इस तरीके से इनको चारों तरफ बने हुए हैं, ये तोरण है। तोरण द्वार, तोरण कहते हैं द्वार को। तो इस प्रकार ये स्तूप का ऐसे आकृति हुआ करती थी। टॉप पर ये हर्मिका है, हाँ, एष्टि ऊपर होती है और यहाँ पर ही आपका छत्र होते हैं। यहाँ पर रखा जाता है आपका धातु पात्र यहाँ पर। तो ये में इस तरीके से स्तूप होते, ये ईंटों के बने होते थे। तो इस प्रकार ये अशोक से संबंधित संपूर्ण जानकारी लगभग हो गई है। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।